अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी 2026 में ऑनलाइन पैसे बनाना चाहते हैं तो ये 3 बिजनेस मॉडल्स के बारे में आपने लाजमी सुना होगा। ड्रॉप शिपिंग, Amazon FBA और प्रिंट ऑन डिमांड। यूट्यूब पर हर बंदा ही अपने मॉडल को बेस्ट कह रहा है। कोई कहता है कि ड्रॉप शिपिंग डेड है, तो कोई कहता है कि Amazon FBA ओवर सैचुरेटेड है, तो कोई कहता है कि प्रिंट ऑन डिमांड स्लो है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये सब एक स्पेसिफिक मॉडल को ही एक अरसे से फॉलो कर रहे होते हैं, उसमें लोग आगे बढ़ चुके होते हैं, इसलिए इन्हें लगता है कि यही सबसे बेस्ट मॉडल है, जबकि बाकी दो से इनका वास्ता ही नहीं पड़ा होता। ये मेरी तरह ये तीनों मॉडल ड्रॉप शिपिंग, Amazon FBA और जैसे कि आप जानते हैं प्रिंट ऑन डिमांड, ये तीनों एक साथ नहीं कर रहे होते। इस वजह से लोग आपको एक साथ कंपैरिजन नहीं बता पा रहे होते कि इनके मॉडल में क्या खामियां हैं और बाकी जो मॉडल्स हैं उनमें क्या खूबियां हैं, जिसकी वजह से आप इनकी मीठी मीठी बातें सुनकर इनके मॉडल को फॉलो करने लगते हैं और फिर आपको पता चलता है कि ये मॉडल तो आपके लिए था ही नहीं और फिर आप कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस तो एक स्कैम है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपके लिए कौन सा बिजनेस मॉडल बेस्ट है, किसको आपको करना चाहिए, ताकि आप लोग अपना टाइम और पैसा बर्बाद ना करें। दोस्तों, इस तरह का कंटेंट बनाना काफी टाइम और मेहनत मांगती है, तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं इस तरह की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अब मैंने डिसाइड किया है कि इन तीनों मॉडल्स को जज करने के लिए मैं इन्हें सेम 5 फिल्टर से गुजारूंगा: कॉस्ट, रिस्क, प्रॉफिट, स्किल और स्केलेबिलिटी। एक और हिडन फिल्टर भी है जो कि है कंट्रोल और हॉनेस्टली। ये लास्ट वाला फिल्टर सबसे डेंजरस है, क्योंकि जहां कंट्रोल नहीं वहां पर बिजनेस आपका नहीं होता। और ये कोई रिटन स्क्रिप्ट या थ्योरी नहीं है, ये वो सारी मिस्टेक्स है जो कि मैं खुद प्रैक्टिकली कर चुका हूं। इसलिए जो मैं आपको बताने वाला हूं ये वो सारी चीजें हैं जो ओवर द टाइम मैंने फेस की है और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप लोग ये मिस्टेक रिपीट ना करें। मिस्टेक्स, क्योंकि काफी सारी ही थी। सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रॉप शिपिंग की, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल लगता है। प्रोडक्ट आपका नहीं, सप्लायर आपके लिए ऑर्डर फुलफिल कर देता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं बल्कि एड्स का बिजनेस है। और यहाँ ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये चीप है, लेकिन जब एड्स की बात आती है तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए आपको 300, 500 तो कभी तो 1000 से भी ज्यादा डॉलर्स लग जाते हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ एड्स टेस्ट करने का ही बजट नहीं है तो आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा इशू है कंट्रोल का, और यही वो चीज है जो बिगिनर इग्नोर कर जाते हैं। सप्लायर डिले करे, लेट ट्रैकिंग आए, कस्टमर को गुस्सा आए, ब्लेम सीधा जाता है आप पर। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट एक इल्यूजन है। आपको लगता है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हो क्योंकि आपको ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल नंबर्स देखते हो, एड्स, रिफंड्स, चार्जबैक्स, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर गेम इतनी सिंपल नहीं है। ड्रॉप शिपिंग में अगर हम स्किल की बात करें तो ये बिल्कुल भी बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पर सारी गेम ही स्किल की है। अगर आपको एड्स चलाना, एड क्रिएटिव्स बनाना, प्रोडक्ट साइकोलॉजी, मार्केट रिसर्च, ये सारी चीजें नहीं आती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने पैसे एड्स पर जाया ना करें। इसके अलावा अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करें तो ये ड्रॉप शिपिंग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में अगर आपका एक प्रोडक्ट चल गया तो कब आप रातों रात माला माल हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। यही वजह है कि अक्सर आपको ड्रॉप शिपिंग में इस तरह की काफी स्टोरी सुनने को मिलती है कि मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, 2 महीने में उसने मुझे इतने $1000 कमा के दिए, इतने लाखों डॉलर की मैंने सेल्स जनरेट की। वो सारी स्टोरी सच्ची होती है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि एक प्रोडक्ट जो आपका चल जाता है वो लाइफ टाइम आपका नहीं चल पाता। वो एक ट्रेंड आता है, एक ट्रेंड होता है जिसको आप कैच कर लेते हो, जो कि सिर्फ कुछ महीने ही सिर्फ चलता है, उसके बाद आप उसको ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकते। फिर आपको नए प्रोडक्ट की तलाश करनी पड़ती है, उस पर इन्वेस्ट करना होता है। तो स्केलेबिलिटी तो यहाँ पर बहुत है, आप बहुत ही आसानी से इसमें स्केल कर सकते हो, माला माल हो सकते हो, लेकिन ये सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। यहाँ पर अक्सर आपको प्रोडक्ट्स ढूंढते रहने पड़ते हैं, एड्स चलाते रहने पड़ते हैं। अगर कंट्रोल की बात करें तो ड्रॉप शिपिंग में आपका कंट्रोल ऑलमोस्ट जीरो होता है। इसकी वजह है कि आप कोई बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे, आप जस्ट ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज को चेस कर रहे हैं और सारी जिंदगी इस मॉडल में आप इसी में ही लगे रहते हैं। तो अगर मैं ड्रॉप शिपिंग में अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो फास्ट, एक्साइटिंग बट अनस्टेबल। यहाँ पर 1 महीने के अंदर आप प्रोडक्ट लॉन्च करके रातों रात मालामाल हो सकते हैं, एक एक्साइटिंग बिजनेस मॉडल है, लेकिन ये एक अनस्टेबल बिजनेस मॉडल है, इसे आप जिंदगी भर लेकर नहीं चल सकते। तो अगर आप कोई क्विक रिच वाली स्कीम ढूंढ रहे हैं, आपके पास $1000, $2000, $5000 तक की इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी है, तो ये वाला बिजनेस मॉडल आपके लिए हो सकता है, जिसमें आप 2, 3, 4, $5000 इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट जल्द से जल्द जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं और या फिर एक पैसिव इनकम के लिए एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो ये बिजनेस मॉडल आपके लिए नहीं है। अब अगर हम बात करें Amazon FBA की, तो ये ड्रॉप शिपिंग के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। यहाँ पर प्रोडक्ट भी आपका होता है, इन्वेंट्री
इन्वेंट्री भी आपकी होती है और इसी वजह से ये एक रियल बिजनेस फील होता है। लेकिन यहाँ पर एंट्री इतनी आसान नहीं है। इन्वेंट्री, शिपिंग, अमेज़न फी, रियलिस्टिकली अगर हम बात करें तो $2,000 से $5,000 आपको चाहिए होते हैं सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, और एक छोटी सी गलती आपको काफी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ रिस्क एड्स का नहीं है, इन्वेंट्री का है। और अगर आपकी इन्वेंट्री सेल ना हुई तो ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल फीलिंग होती है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट चल गया तो गेम चेंज, हाई प्रॉफिट, स्टेबल इनकम, प्रेडिक्टेबल सेल्स, और यही वो चीज है जो कि Amazon FBA को ड्रॉप शिपिंग का बिल्कुल ही ऑपोजिट बनाती है। स्किल की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा मेच्योर बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, सप्लायर हैंडलिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो Amazon FBA में आपको चाहिए होती है वो है पेशेंस। यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगर आपको ये वाला बिजनेस मॉडल करना है तो पेशेंस आप में होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च में ही समटाइम्स आपको 3 से 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे होते हैं आप मेक श्योर करते हो कि वो 100% सेल हो। अगर वो सेल नहीं हुआ तो आप पर बारिश तो जरूर होगी, लेकिन सेल्स की नहीं बल्कि Amazon की फीस की। और Amazon की फीस अगर आप सिर्फ कैलकुलेट करने बैठे तो आपका दिमाग ही हिल जाता है कि कितनी सारी फीस वो लोग आपको चार्ज करते हैं। इसलिए आप मेक श्योर करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट रिसर्च आप करें उसमें आप अपना 100% दें। बेशक उस पर 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने लगे, आपको सब्र और मेहनत के साथ प्रोडक्ट रिसर्च और सारी चीजें करनी है। इसके अलावा स्केलेबिलिटी यहाँ पर काफी स्लो है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक प्रोडक्ट अगर आपका चल गया तो वो साल दर साल चलता ही रहता है। और जो भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा होता है, इसका एक प्रोडक्ट चल जाए तो वो एक प्रोडक्ट को लेके सो नहीं जाता, वो और ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करता है। एक प्रोडक्ट चल गया तो वो उसे इनकम जनरेट करके दे रहा है, इन द मीन टाइम वो अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करता है, वो उसको इनकम जनरेट करके ले रखता है। तो 3, 4, 5 इस तरीके से प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट लॉन्च होते जाते हैं और एक सस्टेनेबल बिजनेस आपके लिए बनता जाता है, जिसे आप 2, 4, 5, 10, 20 साल चला सकते हो। ऐसे भी FBA सेलर्स हैं जो कि 10-10 साल से कर रहे हैं। मैं खुद पर्सनली 7 साल से कर रहा हूँ, 2019 में 6 साल से कर रहा हूँ। 2020 में मैंने स्टार्ट किया था कोविड के बाद, बल्कि कोविड ही चल रहा था, और उससे अभी तक करो तो आप खुद सोच लें कि ये कितना सस्टेनेबल बिजनेस हो सकता है। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो Amazon FBA में ड्रॉप शिपिंग से तो ज्यादा ही कंट्रोल है, लेकिन फुल कंट्रोल यहाँ भी आपके पास नहीं होता। प्रोडक्ट आपका होता है, इन्वेंट्री आपकी होती है, ब्रांड आपका होता है, लेकिन ये सब चीजें Amazon के सिस्टम के अंडर ही होती है। तो कल को अगर आपने जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो किसी और ने अगर उसका कॉपीराइट रजिस्टर करा दिया या उसके प्रोडक्ट से सिमिलर हुआ और उसने आप पे क्लेम डाल दिया, तो Amazon कब आपकी लिस्टिंग रिमूव कर देगा या आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा आपको पता ही नहीं चलता। यही वजह है कि काफी सारे लोग कोशिश करते हैं कि 2, 4, 5, 10 जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर सकते हैं करें, ताकि अगर एक प्रोडक्ट उनका टेक डाउन कर दिया जाता है तो मसला नहीं है, बाकी के 9, बाकी के 5, बाकी के 4 चल ही रहे और उनकी इनकम चल रही होती है। इन द मीन टाइम जो प्रोडक्ट रिमूव हो गया होता है उसकी जगह एक नया प्रोडक्ट ले लेता है। तो अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल आपके पास मीडियम ही है, सारी चीजें आप ही की होती है, लेकिन Amazon के अम्ब्रेला के अंडर। लेकिन फिर भी ड्रॉप शिपिंग से तो ज्यादा ही कंट्रोल हुआ आपके पास। अगर Amazon FBA पर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो स्लो स्टार्ट बट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। यहाँ पर शुरू में तो आपको काफी चीजें स्लो लगती हैं कि भाई 2, 3, 4 महीने आपने प्रोडक्ट रिसर्च में ही सिर्फ लगा लिया, फिर उसकी इन्वेंट्री Amazon तक पहुंचने में ही 2 महीने लग जाते हैं। तो शुरू में आपको लगता है कि सिर्फ आपके लॉस ही हो रहे हैं, क्योंकि शुरू के कई महीनों तक जब तक आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट Amazon के वेयरहाउस भिजवा नहीं देते, आपके पास कोई सेल नहीं आ रही होती, कोई रेवेन्यू, कोई प्रॉफिट आप जनरेट नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन एक मर्तबा जब आपका प्रोडक्ट Amazon के वेयरहाउस पहुंच जाता है तो फिर असल मैजिक शुरू होता है और फिर तब आपको पता चलता है कि इस बिजनेस मॉडल में कितना ज्यादा पोटेंशियल है और आप इसे किस किस डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। अब आते हैं प्रिंट ऑन डिमांड पर, जो कि मेरी नजर में बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड बिजनेस मॉडल है। ये बाकी बिजनेस मॉडल की तरह फ्लैशी नहीं है, यहाँ पर आप ड्रॉप शिपिंग की तरह क्विक रिच नहीं हो सकते, Amazon FBA की तरह आप इसे ऑटो पायलट पर नहीं लगा सकते जहां पर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दो बस वो आपको पैसे बना के देते रहेगा, आप सिर्फ इन्वेंट्री मैनेज करो। शायद इसीलिए इसे काफी सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि ये एक लॉन्ग टर्म की गेम है, सबसे लो एंट्री है, कोई भी से स्टार्ट कर सकता है, ना आपको कोई इन्वेंट्री चाहिए होती है, ना कोई बल्क में ऑर्डर चाहिए होते हैं, ना ये आपको खुद ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट करनी होती है। और इसी वजह से बिगिनर के लिए सबसे ज्यादा सेफेस्ट एंट्री है यहाँ पर, क्योंकि ना तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ना ही कोई एक्सपीरियंस चाहिए होता है। हाँ, बस थोड़ी सी डिजाइनिंग स्किल चाहिए होती थी पहले, लेकिन अब AI के आने के बाद वो भी आपको नहीं चाहिए होता। AI से आप डिजाइन बना लो, उसे रिफाइन कर लो और प्रोडक्ट्स पर लगाकर सेल करो। रिस्क की अगर हम
हम बात करें तो सबसे ज्यादा लो रिस्क है इस बिजनेस मॉडल में। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो डिजाइन आपने बनाया है वो सेल नहीं होगा। एटलीस्ट आपकी कोई इन्वेंट्री नहीं पड़ी हुई है जो कि सेल नहीं हो रही, तो आपको अमेज़न को फीस देनी है, या फिर आप एड्स पर धड़ाधड़ स्पेंड करे जा रहे हो और आपके प्रोडक्ट पर ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। लोग यहाँ कहते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन लो है, जो कि सच है, लेकिन ना तो आपकी कोई इन्वेंट्री होती है, प्लस रिटर्न रेशो भी काफी कम है, जिसकी वजह से आपके कोई रिफंड्स भी नहीं होते, कोई स्टॉक का रिस्क भी नहीं होता, एड्स भी नहीं रन करने होते हैं आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक बार आप डिजाइन बना लो और वो अगर आपका बेस्ट सेलर बन गया तो वो आपका साल दर साल सेल ही होता रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्किल की, तो यहाँ पर सारी गेम है निच समझने की और अपनी ऑडियंस समझने की। और जब से एआई आया है ये चीज भी 10 टाइम ईजियर हो गई है। आपको बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपनी ऑडियंस की, जिस निश में आप सेल करना चाहते हैं, बाकी सारी मदद आपकी एआई ही कर देता है। निश ढूंढने से लेकर डिजाइन बनाने तक सारी चीजों में एआई आपकी मदद कर सकता है। स्केलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रियल मैजिक होता है, जो कि है कंपाउंडिंग का। जितने ज्यादा डिजाइन आप बनाओगे उतना ही ज्यादा आप ग्रो करोगे। 10 डिजाइन बनाओगे तो एक आध ऑर्डर आ जाएगा, 100 डिजाइन बनाओगे तो डेली का एक आध ऑर्डर आ जाएगा, 1000 डिजाइन बनाओगे तो महीने के 100-150 ऑर्डर्स आ जाएंगे, 2000 डिजाइन बनाओगे तो महीने के 400-500 ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो बेसिकली जितने ज्यादा आप डिजाइन यहाँ बनाते हो उतने ही ज्यादा आपके ऑर्डर्स बनते हैं। यही वजह है कि प्रिंट ऑन डिमांड एक स्लो और स्टेडी बिजनेस मॉडल है, क्योंकि आपको डिजाइन बनाने में टाइम लगता है। एक दिन आप 10 बना लोगे, दूसरे दिन 20 हो जाएंगे, तीसरे दिन 30 हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपका डिजाइन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका ये बिजनेस ग्रो करता जाता है। लेकिन एक बार जब आप 2000-3000 डिजाइन पर पहुंच जाते हो, आपके डिजाइन बन जाते हैं, उसमें से आपको 20, 50, 100, 200 बेस्ट सेलर्स मिल जाते हैं, फिर आती है सारी गेम इसे फुल टाइम लेके चलने की। कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रोल यहीं पर आपका होता है। प्रोडक्ट्स आपके होते हैं, डिजाइन आपके होते हैं, डायरेक्शन आपकी होती है, प्लस यहाँ पर आपको कोई इन्वेंट्री भी नहीं रखनी पड़ती। तो आप जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर चाहे अपने डिजाइन सेल कर सकते हैं। आपको कोई लिमिटेशन नहीं है कि ऑर्डर्स आप किस तरीके से फुलफिल करेंगे। प्रिंट ऑन डिमांड पर अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो ये स्लो है लेकिन एक कंपाउंडिंग मशीन है। एक मरतबा जब आप स्टार्ट हो जाते हो, स्लोली स्लोली आप ग्रो करते हो, तो शुरू में तो आप इससे लिविंग जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन एक मरतबा जब आपने इसमें 1-2 साल तक लगातार आप इसको करते रहे तो कब आप इसको पैसिव से फुल टाइम इनकम पर शिफ्ट कर सकते हो आपको पता भी नहीं चलता। और ज्यादा लोग यहीं पर इसको अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। वो अगर इसको स्टार्ट भी करते तो 1-2 महीने करके देखते हैं, उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा होता तो वो इसको बंद कर देते हैं कि इतना टाइम अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट कर लूं तो मैं एक ही महीने में इतना ज्यादा डॉलर कमा कर रातों रात माला माल हो सकता हूं। अब अगर मैं तीनों को सिंपल अल्फाज में एक एक लाइन में कंपेयर करूं तो ड्रॉप शिपिंग फास्ट है लेकिन रिस्की है, FBA एक्सपेंसिव है लेकिन स्टेबल है, प्रिंट ऑन डिमांड स्लो है लेकिन सेफ है। यहाँ पर एक बात नोटिस करने की है कि तीनों बिजनेस मॉडल ही डिफरेंट टाइप का इंसान डिमांड करते हैं। अगर मैं चूज करूं 2026 के लिए, तो अगर मैं बिगिनर हूं, मेरे पास कोई स्किल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर मैं प्रिंट ऑन डिमांड को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट और नो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। लेकिन अगर मैं क्विक रिच होना चाहता हूं, मेरे पास एक अच्छा खासा बजट है और मैं चाह रहा हूं कि इसमें मैं क्विक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल कर लूं, तो ड्रॉप शिपिंग आपके लिए सबसे बेस्ट मॉडल होगा। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है और आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस चाह रहे हैं, तो फिर आपको Amazon FBA की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप लॉन्ग टर्म लेकर भी चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझदार बंदा वो है जो कि इनमें से एक बिजनेस मॉडल सेलेक्ट करे और उसी पर ही टिक कर चले। अगर वो FBA करता है तो उसे टाइम दे, अगर ड्रॉप शिपिंग करता है तो उससे फुल मेहनत करे, उसमें फुल मेहनत करे, अगर प्रिंट ऑन डिमांड करता है तो उसमें सही से सब्र रखे और उसी को ही आगे लेकर चले। तीनों में एक साथ नहीं टूट पड़ना है, क्योंकि तीनों में एक साथ टूट पड़ोगे तो तीनों में से किसी को भी आप अपना 100% नहीं दे सकोगे। और यहीं पर ही काफी सारे सेलर्स फेल कर जाते हैं कि वो 2 महीने एक किया, 2 महीने दूसरा किया, 2 महीने तीसरा किया। मैं खुद भी पर्सनली जब मैंने स्टार्ट किया था तो प्रिंट ऑन डिमांड से स्टार्ट किया था, फिर जब मैं उसको स्टेबल कर गया उसके बाद फिर मैं FBA में ड्रॉप शिपिंग की तरफ गया और उसमें महारत हासिल की। तो अगर आप भी अभी 2026 में स्टार्ट कर रहे हैं तो इन तीनों में से सिर्फ एक को ही सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि एट अ टाइम सिर्फ आप एक ही बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों बिजनेस मॉडल में से कोई एक करने का सोच रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, रॉन्ग कभी भी बिजनेस मॉडल नहीं होता, हमेशा एग्जीक्यूशन होती है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। ड्रॉप शिपिंग में अभी रिसेंटली मैंने कंप्लीट सीरीज बनाई है, उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। Amazon पे तो मैंने अक्सर ही बोलता रहता हूँ
प्रिंट ऑन डिमांड पर भी। तो इसके अलावा आप कौन सा बिजनेस मॉडल चाहते हैं जो कि मैं इस चैनल पर कवर करूं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोग के लिए आता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।